पिछली बार एक रूम थी। एक तरफ आग, दूसरी तरफ पानी, बीच में आरबीआई और आपका पैसा। हमने कहा था इस ट्रैप की चाबी कहीं और है। 3 जगह देखने को कहा था। आज वापस उस कमरे में चलते हैं क्योंकि दीवार में अब एक खिड़की दिख रही है। पूरी खुली नहीं पर दिख तो रही है। 3 चीजें बताई थी, मॉनसून, क्रूड ऑयल एंड जियोपॉलिटिक्स, जो बाद में फेड के सितंबर मीटिंग तक पहुंच गया। आज देखते हैं कौन सा फायर्ड हुआ, कौन सा नहीं। और इन तीनों में से एक ट्रिगर है जिसने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है। इतना बड़ा मूव कि अगर आपको सिर्फ एक चीज़ ट्रैक करनी है इस साल, तो वो यही होनी चाहिए। पहला ट्रिगर, क्रूड ऑयल। यही वो ट्रिगर है जिसने सबसे ज़्यादा मूव किया। अप्रैल के एंड में ब्रेंट $120 था। आज $71 से $73 के बीच है। एक क्वार्टर में इतनी बड़ी गिरावट 2020 के बाद पहली बार। पिछली बार जब क्रूड इतना गिरा था तब पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में था। इस बार कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई डिमांड क्रैश नहीं है, सिर्फ एक डील साइन हुई और इतना बड़ा मूव हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है, किसी भी इंडियन कंपनी ने कुछ नहीं बदला। किसी फैक्ट्री ने प्रोडक्शन डबल नहीं की, किसी सीईओ ने स्ट्रेटजी अनाउंस नहीं की। सिर्फ ऑयल की प्राइस बदली और पूरी इकॉनमी का इक्वेशन बदलने लगा। जून 17 को यूएस और ईरान के बीच एक इंटरिम डील साइन हुई, इस्लामाबाद मेमोरेंडम। पाकिस्तान ने मीडिएट किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन हुआ, यूएस ने अपना नेवल ब्लॉकेड हटा दिया। जो डेली 14 मिलियन बैरल का शॉर्टफॉल क्रिएट हो रहा था, वो खत्म हुआ। अ पॉइंट टू कीप इन माइंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रेड गुजरता है। जब ये बंद होता है तो सिर्फ ईरान या यूएस का इशू नहीं रहता, पूरी दुनिया का ऑयल सप्लाई टाइट हो जाता है। इसलिए एक डिप्लोमेटिक डील का असर सीधा आपके पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। रुपी देखिए, मई में रुपी रिकॉर्ड लो पर था, 96.96 पर डॉलर। आज 95 से ऊपर वापस आ गया है, और ये सब सिर्फ ऑयल की वजह से। प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? इंडिया अपना 85% से ज़्यादा ऑयल बाहर से इंपोर्ट कराता है। तो जब रुपी कमज़ोर होता है, वही इंपोर्ट और महंगा हो जाता है। रुपी का स्टेबलाइज होना मतलब वो एक्स्ट्रा कॉस्ट थोड़ा कम होना। 2026 के पहले 6 महीने में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $29.28 बिलियन यानी 2.74 लाख करोड़ इक्विटी मार्केट से निकाला। 1993 के बाद जब से इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खुला, सबसे बड़ा आउटफ्लो। लेकिन जून में कुछ बदला। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने डेट मार्केट में पैसे डालना शुरू किया। डेट में एंट्री इक्विटी में एंट्री से पहले आती है। ये अर्ली सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं। अगेन, ऑयल सिंपल तरीके से समझो। डेट मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना मतलब मैं वेट कर रहा हूँ पर इंटरेस्टेड हूँ। इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करना मतलब अब मेरे पास कॉन्फिडेंस है। तो जब फॉरेन इन्वेस्टर्स डेट में आना शुरू करते हैं तो वो इंटरेस्ट का पहला साइन होता है। कंफर्मेशन बाद में आता है। एक सेकंड रुको, आप कुछ नहीं कर रहे थे अलग से, बस हर महीने वही एसआईपी चलती रही, और वही चीज़ थी जिसने मार्केट को टूटने नहीं दिया। छोटी सी बात है पर बड़ी भी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, जिसमें आपकी एसआईपी भी शामिल है, आउटफ्लोज का 90% एब्जॉर्व किया। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे थे, आप खरीद रहे थे, सिस्टमैटिकली हर महीने। इमेजिन 2 कंपनीज हैं, दोनों ₹100 के चीज़ बेचती हैं। एक कंपनी का सबसे बड़ा खर्चा ऑयल है, दूसरी का नहीं। ऑयल गिरते ही दोनों कंपनी सेम नहीं रहती। पहले कंपनी का मार्जिन तुरंत इंप्रूव होता है, दूसरी का कुछ नहीं बदलता। यही वजह है कि जब क्रूड ऑयल गिरता है, पूरा मार्केट एक साथ नहीं चलता। कुछ सेक्टर्स तुरंत रिएक्ट करते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट्स, टायर्स, एविएशन, क्योंकि उनका सबसे बड़ा खर्चा ही ऑयल है। फिर से ऑयल। तो क्रूड का स्कोर कार्ड सिंपल है। जो चीज़ टूटनी चाहिए थी वो टूटी, और जितना टूटी उतनी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। दूसरा ट्रिगर, मॉनसून। और यहाँ ऑनेस्टी से काम लेते हैं। जून रिकॉर्ड के हिसाब से 5वीं सबसे सूखी जून थी 1901 के बाद से। मॉनसून अपनी स्केड्यूल से 10 दिन पीछे चल रहा है, और आईएमडी का खुद का जुलाई आउटलुक 94% से कम एलपीए बता रहा है। जबकि हमने कहा था 100 से 104% एलपीए चाहिए फूड इन्फ्लेशन ईज करने के लिए। तो साफ कह देते हैं, ये ट्रिगर अभी फायर नहीं हुआ,
और अभी एक डेटा के हिसाब से इसका फायर होना मुश्किल लग रहा है। और ये सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है। कम बारिश मतलब क्रॉप आउटपुट कम, क्रॉप आउटपुट कम मतलब सब्जी और अनाज के प्राइसेस ऊपर। तो वही फूड इन्फ्लेशन है जो आरबीआई सबसे ज़्यादा देखता है रेट डिसाइड करते वक्त। तो ये ट्रिगर छोटा नहीं है, ये सीधा आरबीआई के टेबल तक पहुंचता है। तीसरा ट्रिगर जो हमने जियोपॉलिटिक्स के रूप में बताया था, वही बाद में फेड के सितंबर मीटिंग तक पहुंच गया। वो मीटिंग अभी हुई नहीं है, तो उसका स्कोर कार्ड अभी नहीं दे सकता। सितंबर में बात करेंगे। तो अब पूरी तस्वीर देखते हैं। क्रूड वाला ट्रैप टूटने लगा है, मॉनसून वाला ट्रैप अभी भी बंद है। इसका मतलब आरबीआई के हाथ पूरी तरह खुले नहीं हैं। इंपोर्ट बिल कम हो रहे हैं, रुपी स्टेबलाइज भी हो रहा है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन का प्रेशर वही है। आरबीआई की अगली मीटिंग अगस्त में है, अभी नहीं। तो अगर आप सोच रहे थे कि रेट कट आने वाला है, थोड़ा रुको, आधा केस बना है, पूरा नहीं। ऐसा पहले भी हुआ है। आरबीआई कभी भी सिर्फ एक अच्छी खबर पे मूव नहीं करता, उनको पूरी पिक्चर चाहिए होती है। क्रूड, रुपी और फूड इन्फ्लेशन तीनों साथ में फेवरेबल। अभी 2 आउट ऑफ 3 हैं, तीसरा अभी नहीं है। तो अब 3 तारीखें याद रखिए। पहली, अगस्त में आरबीआई की एमपीसी मीटिंग। दूसरी, अगले 2 महीने में मॉनसून रिकवर करता है या नहीं, अगस्त और सितंबर का डेटा। तीसरा, फेड का सितंबर मीटिंग। इन तीनों में से जो भी फेवरेबल मूव करे, आरबीआई का केस और स्ट्रांग होगा। तीनों अलग लग रहे होंगे, पर तीनों एक ही चीज डिसाइड कर रहे हैं कि आपका रेट कट कब आएगा और कब नहीं। एक क्विक वे समझने का, अगर तीनों फेवरेबली मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्या हो सकता है। आरबीआई रेट कट करता है, बोरोइंग सस्ता होती है और हिस्टोरिकली मार्केट इसी पे रैली करते हैं। पर अगर मॉनसून रिकवर नहीं करता तो आरबीआई वेट करेगा और मार्केट को पेशेंस दिखाना पड़ेगा। और अगर तीनों ही फेवरेबली मूव नहीं करते तो आरबीआई ज़्यादा देर तक वेट करेगा और मार्केट को भी ज़्यादा पेशेंस दिखानी होगी। दोनों सिनेरियो पॉसिबल हैं, इसलिए हमें प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वेरिएबल्स ट्रैक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ तुरंत करना है, इसका मतलब इतना है कि अगले 2 महीने अगस्त और सितंबर नॉर्मली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वही डिसाइड करेगा कि ये स्टोरी किस डायरेक्शन में जाती है। यही है पूरा स्कोर कार्ड। एक ट्रिगर फायर्ड, एक नहीं, एक अभी बाकी है। 3 हफ्ते पहले ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज थी, आज उनमें से एक रियलिटी बन चुकी है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा क्रूड नहीं है, आरबीआई भी नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि मार्केट्स कभी हेडलाइंस को फॉलो नहीं करते, वो वेरिएबल्स को फॉलो करते हैं। और जब आप वेरिएबल्स देखना सीख जाते हैं, हेडलाइंस समझ आने लगती है। अगला वेरिएबल एफआईआईज री एंट्री, अगले हफ्ते। तब तक समझते रहो, मिलते हैं।